ऑफ एनर्जी का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अच्छा तो फिर आज तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। 5:30 बजे छोड़ दूँगा मैं, फिर मैंने 5:30 बजे 12th वालों का टेस्ट आज लूँगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो इसका हमने जो डेफिनेशन थी वो लास्ट टाइम लिखवा दी थी। इसका प्रूफ देखिएगा। इसके प्रूफ नहीं है। Consider one mole of a monoatomic gas. Consider one mole of a monoatomic gas in thermal equilibrium at temperature capital T. One mole of a monoatomic gas in thermal equilibrium at temperature capital T. So each molecule has 3 degrees of freedom. So each molecule has 3 degrees of freedom. ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस का मतलब क्या है कि एक ऐसी गैस जिसमें सिंगल ही एटम है बस। तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 का मतलब क्या है कि वही सिंगल ही एटम है, एक ही एटम है। तो वो एक एटम कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, तो सो ईच मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके 3 डिग्री हो गए फ्रीडम के। देयरफॉर according to kinetic theory of gases, average translational kinetic energy of a gas molecule average translational kinetic energy of a gas molecule is given by half mv square के ऊपर बार लगा दिया हमने, एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो हाफ mv स्क्वायर के ऊपर बार लगा दिया इज इक्वल टू 3/2 kBT। 3/2 kBT। जब हम कभी भी मतलब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो f/2 kBT होता है। f/2 kBT। kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है उस गैस का टेम्परेचर कितना है, F होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 है ना। 3 डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, एक सिंगल एटम 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये हो गया 3/2 kBT। इसके बाद हम ये कहेंगे वेयर v स्क्वायर का बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is the mean square velocity of a gas molecule of mass m
if Vx square bar comma Vy square bar and Vz square bar are the components of mean square velocity of the gas molecule of the gas molecules along x, y and z axes then V square का बार is equal to Vx square का बार plus Vy square का बार plus Vz square का बार. Therefore half mv square का बार is equal to 3/2 kBT becomes half m v square के बार की जगह क्या लिखेंगे vx square का बार plus vy square का बार plus vz square का बार. Vx square का बार plus Vy square का बार plus Vz square का बार is equal to 3/2 kBT. is equal to 3/2 kBT. ये है. स्प्लिट कर देंगे तो हाफ mvx स्क्वायर का बार प्लस हाफ mvy स्क्वायर का बार प्लस हाफ mvz स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 3/2 kBT इज इक्वल टू 3/2 kBT. इसके बाद आप नोट करेंगे सिंस the molecular motion is random. Molecular motion is since the molecular motion is random, comma there is no preferred direction of motion, comma there is no preferred direction of motion. There is no preferred direction of motion. Full stop. So the average kinetic energy of each molecule. So the average kinetic energy of each molecule along each of the three axes is the same. That is half mvx square का बार is equal to half mvy square का बार is equal to half mvz
वी जेड स्क्वायर का बार, ये तीनों की तीनों सेम हो गई। ये समझाता हूँ मैं, पहले नोट कर लो। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। So equation 1 can be written as equation 1 can be written as half mvx square का बार, half mvx square का बार प्लस हाफ mvy स्क्वायर का जो बार है, इसकी जगह पर भी हाफ mvx स्क्वायर का बार ही लिख दो, जब तीनों ही इक्वल हैं तो लिख दो हाफ mvx स्क्वायर का बार। फिर जो हाफ mvz स्क्वायर का बार है, इसकी जगह पर भी हाफ mvx स्क्वायर का बार लिख दो, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो हाफ mvx स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 3/2 kbt, इज इक्वल टू 3/2 kbt। हाफ प्लस हाफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो 3/2 mvx स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 3/2 kbt, 3/2 kbt। और कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3/2 से 3/2 ना काट कर 3 से 3 काटेंगे बस। तो हाफ mvx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kbt हो गया। ठीक, यहां से हाफ mvx स्क्वायर का बार इज इक्वल टू हाफ kbt। यहां से क्या करेंगे, हाँ जी, हाफ mvx स्क्वायर का बार इज इक्वल टू हाफ kbt, ये हो गया। हमने 2 से 2 क्यों नहीं काटा? वो इस वजह से नहीं काटा क्योंकि हाफ mvx स्क्वायर का बार जो है ये x की डायरेक्शन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, x की डायरेक्शन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, ये जो हाफ mvx स्क्वायर का बार है, इसको हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, इट इम्प्लाइज दैट हाफ mvx स्क्वायर का बार is equal to half mvy स्क्वायर का बार is equal to half mvz स्क्वायर का बार is equal to half kbt। इज इक्वल टू हाफ kbt। तो इससे ना शुरुआत से देखिए आप, पहले देखो इसमें ये है कि कंसीडर वन मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर कैपिटल T। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्टेबल है टेम्परेचर। सो ईच मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि उसके पास 3 डायरेक्शन अवेलेबल होती हैं मूवमेंट के लिए। ठीक, अच्छा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर का बार इज इक्वल टू f/2 kbt। f क्या होता है उसका? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का 3 था, तो 3/2 kbt हो गया। अब हमने ये कहा कि v स्क्वायर का बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m। ठीक, तो हमने ये कहा कि अगर vx स्क्वायर का बार, vy स्क्वायर का बार और vz स्क्वायर का बार उसकी मीन एवरेज वेलोसिटी है, कंपोनेंट्स की मीन एवरेज वेलोसिटी है कौन कौन से डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, तो v स्क्वायर का बार इज इक्वल टू vx स्क्वायर का बार प्लस vy स्क्वायर का बार प्लस vz स्क्वायर का बार हो जाएगा। ऐसा हमने ये कहा क्योंकि अगर हमने मीन निकाला तीनों डायरेक्शंस का तो। अच्छा, अब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kbt है। अब हमने क्या करा, v स्क्वायर बार की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो हाफ mvx स्क्वायर बार, हाफ mvy स्क्वायर बार और हाफ mvz स्क्वायर बार, ये हो गया।
अब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है, मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, उनका मोशन जो है वो रैंडम होता है। तो हमने ये कहा कि लगभग बराबर ही मोशन करेंगे हर डायरेक्शन में। There is no preferred direction of motion, so the average kinetic energy of each molecule along each of the three axes is the same. तो जितनी मतलब वो रैंडम मोशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन करे जा रहे हैं, वाई और जेड खाली छोड़ दिया उन्होंने। वो वाई की डायरेक्शन में भी जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल, जेड की डायरेक्शन में भी उतने ही जाएंगे। तो इसका मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक्स के डायरेक्शन में, जो वाई के डायरेक्शन में और जो जेड के डायरेक्शन में, वो तीनों भी इक्वली हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रैंडम मोशन होता है। तो रैंडम मोशन, आदमी अगर अंधाधुंध इधर उधर दौड़ रहा है और उड़ भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में कहीं पर भी हाथ पैर चला सकता है। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का बार और हाफ एम वी वाई स्क्वायर का बार और हाफ एम वी जेड स्क्वायर का बार तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद की कहानी आप समझ गए होंगे कि हमने इस वाली इक्वेशन में हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, हाफ एम वी वाई स्क्वायर की जगह पर भी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर रख दिया, हाफ एम वी जेड स्क्वायर की जगह पर भी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर रखा। तो ये 1/2 1/2 1/2 3/2 हो गया। 3 से 3 काट दिया, जानबूझकर 2 से 2 नहीं काटा, ताकि मैं ये कह सकूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक्स की डायरेक्शन में हाफ केवीटी के इक्वल है। तो इससे क्या हुआ कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, वो 3/2 केवीटी के इक्वल थी। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, ये क्या है कि अगर तीनों डायरेक्शन में स्प्लिट करा जाए तो इसके 3 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। 3 डायरेक्शन तो 3 बराबर टुकड़े। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन कैसे कि भाई एक एक्स एक्सेस की डायरेक्शन, एक वाई एक्सेस की डायरेक्शन और एक जेड एक्सेस की डायरेक्शन। तो उसके इक्वल 3 ही पार्ट्स हो गए 3/2 केवीटी के, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी। मतलब हाफ केवीटी एक्स की डायरेक्शन में हो जाएगी, हाफ केवीटी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाई की डायरेक्शन में और हाफ केवीटी जेड की डायरेक्शन में। तो कितने पार्ट्स हो गए? इक्वल पार्ट्स हो गए। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे तो 3 ही पार्ट्स हो गए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वल पार्ट्स हो गए ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये चीज़ है। ये इसका छोटा सा प्रूफ है, समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, क्लियर है? बताओ भाई। ठीक है, तो अब इसके बाद में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बाद में स्पेसिफिक हीट्स हैं कुछ मोनो एटॉमिक गैसेस की। उनके प्रूफ्स थे पहले सिलेबस में, लेकिन अब प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं। सिलेबस अगर देखा जाए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका क्वालिटेटिव आइडिया ही लेना है, आपको क्वांटिटेटिव आइडिया यानी कि उसका प्रूफ नहीं दिखाना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक हीट्स specific heats of monoatomic gas. Specific heats of monoatomic gas. तो CV है 3/2 3/2R, और CP है 5/2R। ठीक है, और जो गामा है, गामा होता है CP/CV। तो ये हो जाएगा 5/3। 5/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67। बस वैल्यूज याद करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, डेरिवेशन वगैरह नहीं। वैसे प्रॉपर डेरिवेशन भी होता है, लेकिन आपको बस वैल्यूज याद करनी है। स्पेसिफिक हीट CV का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली मोनो एटॉमिक गैस की 3/2R और कांस्टेंट प्रेशर वाली 5/2R। अगला लिखेंगे स्पेसिफिक हीट्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस। सर आप नोट्स दोगे नहीं चैप्टर्स के? नहीं भाई, इसके तो बनवा रहा हूँ ना, इसके तो हाथ के हाथ बनवा रहा हूँ। नहीं वैसे मेरे पास हैंड रिटन नहीं है। वैसे दोगे नहीं? ना ना ना, इसके लास्ट वाले जो 2-3 चैप्टर्स हैं इनके नहीं है मेरे पास। उससे पहले के? उससे पहले के तो दे रखे हैं। फ्लूइड्स, ये सब फ्लूइड्स के, फ्लूइड्स हो गया। मैंने कहीं तक आपको कहाँ तक दिए थे? शायद सॉलिड्स के दे दिए थे, सॉलिड्स के दे दिए थे। फ्लूइड्स के आधे नहीं थे, आधे थे शायद, आधे थे। उसके बाद का तो मैं नोट ही करवा रहा हूँ और वो तुम कर नहीं रहे। ठीक है किसी का कंप्लीट काम? तुम्हारा है कंप्लीट? कंप्लीट है पर दूसरी कॉपीज में। अच्छा, तुम्हारा है कंप्लीट है? सेम। हाँ सर दूसरी कॉपीज में। अच्छा, तो भाई किसी की कॉपी लेकर करा लेना फोटोकॉपी।
नहीं तो मैं ये वाला दे दूंगा अपना। देखूंगा मतलब इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी है सिर्फ वो पोर्शन, मैं नोट नहीं कर रखा है। वो हमेशा का यही रहा जब से इसको पढ़ाना शुरू करा है फिजिक्स को, तब से यही कहानी रही कि लास्ट तक आते आते वो लिखना नहीं हो लिखना नहीं हो पाता, या ये समझ लो कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ना, ये कई स्कूल्स ऐसे हैं उन स्कूल्स में करवाते ही नहीं थे या छुड़वा देते थे, ऐसा हो जाता था। या फिर ऐसा होता था कि किसी में जैसे जो ये थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स ये वाला और काइनेटिक थ्योरी, ये तीनों चैप्टर कॉस्टअप के यहाँ करवाए ही नहीं, ऑसिलेशन और वेव्स करवा दिया। और ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होता है कि ऑसिलेशन और वेव तो छुड़वा ही देते हैं लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। तो इस वजह से मेरा भी कभी ये हो ही नहीं पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया। हर साल सोचता हूँ कि इस बार बैठ कर लूँगा कंप्लीट, इस बार कर लूँगा, लेकिन वो हो ही नहीं पाया कभी। तो वही सोच रहा हूँ मैं कि भाई आप जो साथ साथ बना रहे हैं तो किसी की नोटबुक लेकर चाहे तो तुम्हारी देने, वही फिर वीडियो से जब करूँगा उसमें लिखने का बैठूँगा फिर तो लिखने में तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, पढ़ना भी है। चलो देखता हूँ, निकालता हूँ कुछ सॉल्यूशन। चलिए देखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ डाई एटॉमिक गैस। पहले स्टार्ट कर पार्ट 1 तो स्टार्ट कर। हाँ ये बहुत बढ़िया बात बताई तुमने। पार्ट 2 की बात करिए। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट, डाई एटॉमिक गैस को दो तरीके के उसमें डिवाइड करा जा सकता है। एक होगा रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड मॉलिक्यूल। तो रिजिड मॉलिक्यूल में Cv होगा 5/2R, Cp होगा 5/2R, Cp होगा 7/2R, और गामा हो जाएगा 7/5। सेवन अपॉन फाइव मतलब कितना हो जाएगा 1.4। अच्छा बी है, इसी में जैसे ये रिजिड मॉलिक्यूल है, बी में लिखें नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में Cv 7/2R, Cv 7/2R, Cp 9/2R, गामा इज इक्वल टू 9/7। 9/7 कितना हो गया? सर 1.2 नहीं आएगा। हाँ इसका प्रूफ नहीं आएगा। नहीं, इनका प्रूफ नहीं है, सिर्फ इनकी वैल्यू याद करनी है बस। करना था क्या करना था? सोच रहा था। वाह, चलिए जी अगला देखेंगे स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। और ट्राई एटॉमिक गैस में भी दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक नॉन लीनियर होता है और एक लीनियर होता है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल याद करिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लास्ट क्लास में मैंने बताया था इस तरीके से। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में Cv होता है 3R, और Cp होता है 5R।
4R, sorry. Gamma is equal to Cp by Cv, 4 by 3, 1.33. फिर है लीनियर मॉलिक्यूल. लीनियर मॉलिक्यूल में Cv होगा 7/2R, 7/2R. Cp होगा 9/2R. गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, यानी कि 9/7, 1.28. उसके बाद नोट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ. पाथ PATH, पाथ, रास्ता. ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस, आ रहा हूँ.
पीने नहीं आता। टाइम क्यों लगा? क्योंकि गर्म पानी पीता हूँ, गर्म किया फिर पिया। हाँ तुमने अभी तक शुरू नहीं करा। कितने दिन हो गए गला ही नहीं ठीक नहीं हुआ। गला सही हो गया मेरा। हाँ गला तो ठीक हो गया लेकिन जुकाम नहीं हुआ अभी। उनका नाक तो भाई उसका भी गले से रिलेशन है। मैं तो पंखा चला के सोच रहा हूँ आपको, इसलिए मेरा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ, मम्मी से पूछ लो। पूछना ही पड़ेगा। चलिए जी, मीन फ्री पाथ में नोट करें, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल, देखिएगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसका भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मीन फ्री पाथ, हेडिंग डालकर इंपॉर्टेंट कर लेना, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। Between two successive collisions, a molecule moves along a straight line path. Between two successive collisions, a molecule moves along a straight line path. Between two successive collisions, a molecule moves along a straight line path with uniform velocity. With uniform velocity. With uniform velocity. Full stop. This path is called free path. This path is called free path. This path is called free path. Next, इसी का एक डायग्राम बना लीजिएगा पहले। कैसे भी बना लेना, zigzag पाथ बनाना है, 9 पाथ बना लो या 7 पाथ बना लो, जैसा आपका मन करे। जैसे चाहे वैसे पाथ बना लीजिए। तो एक ये जो पहला पाथ है इसको बोल दिया λ1, ये λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, λ8 और λ9। ठीक है। तो यहाँ लिखें zigzag path of a gas molecule figure। Zigzag path of a gas molecule। Zigzag path of a gas molecule। इसके बाद आप लिखें द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल may be defined as the mean free path of a gas molecule may be defined as the average distance traveled by the molecule
may be defined as the average distance traveled by the molecule between two successive collisions. Between two successive collisions. हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो 4:30 पर ही छोड़ दिया था, आया नहीं। अच्छा, तो कल रात भी ना ऐसे ही आधे पौने घंटे लेट पहुंचे थे बच्चे। हाँ, और ये ना फिर नीचे फुटबॉल खेल रहे थे सारे, तो हो सक आज भी वो एक लड़का फुटबॉल खेलता है, वो आज भी फुटबॉल लेकर आया था, मुझे लग रहा है वहीं खेल रहे होंगे नीचे। नहीं, वीवीआईपी में रहता है। हाँ, तो वो फुटबॉल खेलता है, मुझे लग रहा है उसी के साथ लग रहे होंगे सारे के सारे। ठीक, ओके। बोर्ड के पेपर आ रहे हैं या नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं। रात में 9:30 बजे फ़ोन आया है, नहीं 9:30 नहीं, कितने 10:10 पर फ़ोन आया, दो अलग अलग बच्चों के पापा का। एक बच्चा आता है फॉर्च्यून से और एक बच्चा आता है क्लासिक से, है ना। तो खैर दोनों बराबर बराबर वाली सोसाइटी में, तो यहीं रात में जो है फुटबॉल खेल रहे थे 10 बजे। हाँ हाँ, 9 बजे तो मैंने छोड़ा था, 9 बजे मैंने छोड़ा और कुछ होश ही नहीं, अंधाधुंध लगे पड़े सारे। 10 बजे मेरे पापा आके मेरी टांगें हाथ उठ के जाते। हाँ, ये तो है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरे पापा वाली कहानी सुना रहे हो मुझे, मेरे पापा भी ऐसे ही थे। 9:30 के बाद घर से बाहर निकल पाए। जो टाइम कह दिया, अगर उस टाइम से 5 मिनट भी लेट हो गए ना, तो उतने पर भी खुराक मिल जाती थी। 9:30 से बाद घर के बाहर निकलना नहीं है। चलिए जी, अब नोट करें, if a molecule covers free paths lambda1, lambda2, lambda1, lambda2, lambda3 ... after successive collisions then its mean free path is given by lambda bar is equal to lambda bar is equal to lambda1 plus lambda2, lambda1 plus lambda2 plus lambda3 plus ... upon total number of collisions. तो क्या है कि मीन फ्री पाथ का मतलब तो क्या है कि टोटल पाथ
टोटल जो पाथ का जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जैसे मान लो 9 डिस्टेंसेस हैं तो 9 के 9 डिस्टेंसेस आपने कैलकुलेट कर लिए। फिर आप ये देखेंगे इनके बीच में कोलिजन कितनी हो रही है, तो 9 पाथ्स हैं तो 9 ही कोलिजन होंगी, तो डिवाइड बाई 9 कर दिया, ठीक है। तो जितने टोटल पाथ्स हैं, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कि कितने कोलिजन हो रहे हैं, कितनी बार वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा लैम्डा बार निकलेगा। ये एक तरीका तो ये है मीन फ्री पाथ निकालने का। दूसरा मीन फ्री पाथ की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, फिर आप लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ लिखेंगे इन ऑर्डर टू डिराइव द एक्सप्रेशन for in order to derive the expression for mean free path, we make use of the following assumptions. We make use of the following assumptions. तो दो assumptions हम लेकर चलते हैं। पहली है each molecule of the gas is a sphere of diameter d. Each molecule of the gas is a sphere of diameter small d. Second, all molecules of the gas except the molecule all molecules of the gas except the molecule capital A under consideration, all molecules of the gas except the molecule capital A under consideration except the molecule capital A under consideration are at rest. are at rest. तो हम जिस मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं उसके अलावा, जिस मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करते हैं उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स को तो हम एज्यूम करेंगे कि वो रेस्ट में है। और पहली चीज ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर d, और गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ये मान लेंगे कि वो डायमीटर d का एक स्फीयर ही होगा, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप ही होगा। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाइएगा। इसको तो बोल दीजिए मॉलिक्यूल A, कैपिटल A,
यहाँ लिखो और यहाँ ये पूरा डायमीटर स्मॉल डी लिखो। इतना डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए। अब इसकी डेरिवेशन अगली क्लास में कराता हूँ। और वही कल शाम को ना 6:30 बजे तक एक बार मैसेज चेक कर लेना। मैं आपकी ना रात में क्लास लूँगा 9 बजे। कल लोगे सर? हाँ कल लोगे? हाँ कल। नहीं लोगे? आऊँ मैं कल? अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप बता दो, अगर लोगे तो मैं नहीं जाऊँगा फिर। अगर नहीं लोगे तो मैं चल जाऊँगा। कल चले जाओ, दर्शन दे दो कल जाकर। दर्शन को फेयरवेल के पैसे मांगेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, मत जाओ।